So, my dear students, let me start with today's lecture. मैंने आपको बताया था आज का लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बेटा ये आपने कहीं देखना भी नहीं है, कहीं आपको मिलना भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, बहुत आराम से समझ में आएगा। अगर किसी का पुराना मान लो पिछला लेक्चर ढंग से नहीं भी हुआ है तो भी उसको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। क्लियर? सो हम लोग पढ़े थे बेटा लास्ट टाइम, जो लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे दैट वी डिड एज मोलैरिटी। क्या पढ़ा था हमने? मोलैरिटी। सो व्हाट वाज मोलैरिटी? जस्ट टू रिमाइंड वंस, व्हाट वाज मोलैरिटी? बेटा आई टोल्ड यू मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स dissolved, number of moles dissolved per liter of solution। कि अगर सॉल्यूशन का हम 1 लीटर ले लें तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। बेटा मैंने बताया था कि इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, ठीक? यानी कैपिटल एम जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अब ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, ये वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अब थोड़ा सा यहां तक हम पढ़ चुके हैं इन लीटर, और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ये मिलीलीटर में हो तो मोलैरिटी लिखी जाएगी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अगर है तो इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। These two things we know that कि molarity is number of moles per liter, और अगर लीटर में नहीं है you have to convert that volume into liter, so you have to divide it by 1000. If you divide it by 1000 it will be multiplied over here. Okay, now अब आज जो हमें पढ़ना है इसके ऊपर क्वेश्चन हमने तरह तरह के किए थे बेटा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं बेटा मोलैरिटी इक्वेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोलैरिटी इक्वेशंस। अब व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी इक्वेशंस? पहली बात, मोलैरिटी इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? जैसे माय डियर बच्चों, हमने एक सॉल्यूशन लिया और उसमें सॉल्यूशन में कुछ पानी और डाल दिया, अब उसकी कंसंट्रेशन का कितना चेंज आ गया, ठीक? या 2 सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया तो नई सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो गई। इन सब चीजों को हम किससे बताते हैं? मोलैरिटी इक्वेशन से बताते हैं। बेटा किसी आम जगह पे पढ़ोगे तो ले दे के सिर्फ 2 मोलैरिटी इक्वेशन करवाई जाएंगी, m1v1 = m2v2 या फिर mv = m1v1 + m2v2, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। कोई बहुत हीरो हुआ तो प्लस वो बता देगा mv = m1v1 - m2v2, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन हम 0 से हाईएस्ट लेवल तक पढ़ेंगे, इसको किसी बुक में नहीं मिलेगा बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक? और भी कोई अगर आपके पास प्रॉब्लम होगी इसमें तो मेरे को बार बार बताना, ठीक? चलिए अब हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, यहाँ पे क्या निकालूं? नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो ये v ऊपर आ जाएगा तो m × v हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है और वॉल्यूम लीटर में होती है तो उसको मोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल्स। वो दिख ही रहा है कि अगर ये यहां चल जाए तो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा कि नहीं। इसका मतलब है कि अगर m × v का प्रोडक्ट हमसे कोई पूछे तो m × v का प्रोडक्ट किसके बराबर लिखेंगे? मोल्स के बराबर। क्लियर हो गया? और अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में हुई, यानी इफ वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, बेटा मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है ना, तो ऐसे केस में m × v आर कॉल्ड एज मिलीमोल्स, तो उनको मिलीमोल्स बोला जाता है। ठीक है बच्चे? यानी अगर तो वॉल्यूम लीटर में हुई तो m × v मोल्स होते हैं, और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हुई तो m × v मिलीमोल्स होते हैं।
क्लियर? अब बात करेंगे मोलैरिटी इक्वेशंस की। देखो मेरे बच्चों, मोलैरिटी इक्वेशन जब भी तुम्हें कोई पढ़ाएगा, मैंने कहा एक आती दो बताएगा, लेकिन हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कैसे मोलैरिटी इक्वेशन यूज। देखो बेटा, मोलैरिटी इक्वेशन को यूज करने के लिए सबसे पहली बात हमें यह देखनी है कि कितनी तरह की मोलैरिटी इक्वेशन हो सकती है। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो दो चीजें हो सकती हैं, ठीक? देयर कैन बी टू थिंग्स व्हिच आर पॉसिबल। नंबर वन, if only dilution is done. पहली बात, if only dilution is done, पहली हो गई if only dilution is done। बेटा यहां dilution लिखा है DILUTION, I know यहां दिखता कम है। if only dilution is done यानी सिर्फ पानी डाला, या तो ये हो सकता है, और या फिर हमने क्या किया होगा, या हमने मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस की होगी, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। या तो हमने सॉल्यूशंस की मिक्सिंग की बेटा जी, और या हमने सिर्फ पानी डाला, ठीक? बेटा अगर तो डाइल्यूशन की है, पानी डाला है, तो एक बात बताओ यार, पानी डालने से क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हो जाएंगे? है बेटा, अगर मान लो शुगर सॉल्यूशन लिया, अब शुगर सॉल्यूशन में पानी और डाल दो, तो क्या शुगर के मोल्स चेंज हो गए? नहीं हुए ना। इसका मतलब जब तक हम पानी डालते रहते हैं तब तक नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते, दे रिमेन कांस्टेंट अगर सिर्फ पानी ऐड करें। क्लियर? तो ऐसे केस में हम बोल देंगे मोल्स बिफोर डाइल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। किसके मोल्स? सॉल्यूट के। सॉल्यूट के मोल्स बिफोर डाइल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू सॉल्यूट के मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। तो उसको लिखा जाता है M1V1 is equal to M2V2, यानी moles before M1V1 is number of moles before dilution, M2V2 is moles after dilution। जैसे बेटा अब क्वेश्चन समझो, मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया कि 10 मिलीलीटर of 0.1 molar HCl solution is added 990 milliliter of water। ठीक, क्या बोला? 100 milliliter of 0.1 molar HCl is added 990 milliliter of water। Find the final molarity। final molarity, ठीक है जी। अब देखो बेटे, इसमें हम कैसे करेंगे? हमें बोला है कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन उसका 10 मिलीलीटर था, उसमें 990 मिलीलीटर वाटर ऐड कर दिया। बेटे जी हमारे पास M1 पहला जो मोलैरिटी थी वो कितनी थी? 0.1। उस समय V1 जो था वो कितना था? 10 मिलीलीटर था। अब हमें M2 निकालना है, यानी सेकेंड मोलैरिटी डालनी है आफ्टर डाइल्यूशन। तो बेटा हमारे पास V2 जो है वो कितना है? देखो बेटे, अगर तो हमें बोला होता कि फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 990, तब तो हम यहाँ 990 भरते, लेकिन यहाँ फाइनल वॉल्यूम जो है वो 990 तो वाटर ऐड किया है, ऑलरेडी 10 मिलीलीटर था, तो 10 मिलीलीटर में 990 को क्या करोगे? ऐड करोगे, तो फाइनल वॉल्यूम कितनी आ जाएगी बेटा? 1000। माइंड वन वेरी बिग थिंग, गलती कभी नहीं करना। अगर यहाँ पे सिर्फ एडेड बोला तो ही ऐड करना इनिशियल वॉल्यूम। अगर ऐसे बोल दिया होता कि फाइनल वॉल्यूम इज मेड अप टू 990 मिलीलीटर, तो माय डियर बच्चों यहाँ पे 990 पुट करते, बट हमने बोला 990 ऐड किया, तो 10 पहले था, 990 ऐड किया, मिला करके हमारे पास क्या बन गया? 1000। नाउ यू कैन इजीली डू M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक जी, M1 था 0.1, V1 था 10, M2 कितना था? निकालना था सर, और V1 कितना था? 1000 था सर। तो अब हमें M2 निकालना था, M2 आना था 0.1 into 10 is 1 divided by 1000, तो आंसर इज 0.001। सो गॉट दिस क्वेश्चन। देखो बेटा इसमें क्या होता है,
जब हम बेटा वाटर नहीं, ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, इट इज नॉट नेसेसरली वाटर, सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है। हम अगर सॉल्वेंट की एडिशन करेंगे तो ऐसा होगा, इफ सॉल्वेंट इज एडेड तो ऐसा होगा, ठीक। तो फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 हमेशा फॉर्मूला रहेगा अगर आप सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि आपने वॉल्यूम को बेटे देखो 100 टाइम बढ़ाया था, वॉल्यूम को 100 टाइम यानी 10 से 1000 किया, 100 टाइम बढ़ाया तो बेटा कंसंट्रेशन 100 टाइम कम हो जाती है। यानी अगर वॉल्यूम डबल करोगे तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, अगर वॉल्यूम हाफ करोगे कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, वॉल्यूम 10 टाइम्स करोगे कंसंट्रेशन 1/10 हो जाएगी। जितने गुना वॉल्यूम बढ़ाओगे उतने गुना कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जैसे मान लो अगर यहाँ 10 मिलीलीटर था और मैंने क्या कर दिया होता, 20 मिलीलीटर कर दिया होता फाइनल, तो वॉल्यूम डबल हुआ, तो कंसंट्रेशन हाफ कर देते, यानी 0.01 की जगह 0.005 लिख देते। फिर क्वेश्चन मुंह जुबानी भी सॉल्व हो जाते हैं। जितने गुना आपने वॉल्यूम बढ़ाया उतने गुना आपका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम इज डबल कंसंट्रेशन इज हाफ, वॉल्यूम इज 5 टाइम्स कंसंट्रेशन इज 1/5, वॉल्यूम इज 10 टाइम्स कंसंट्रेशन इज 1/10, वॉल्यूम इज 100 टाइम कंसंट्रेशन इज 100, 1/100। क्लियर? तो ये पहले सबसे इजी कि ओनली डाइल्यूशन इज डन, जब सिर्फ पानी डाला तो हमारी इक्वेशन बनी M1V1 इज इक्वल टू M2। क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको कर सकते हैं अभी अपन। नाउ नेक्स्ट बात ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगली बात देखिएगा, अगला जो हमारे पास है बेटे वो है ये मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। बेटा जब आप मिक्सिंग करते हो सॉल्यूशन की तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशंस कैसी, ईदर सॉल्यूशंस आर रिएक्टिंग और सॉल्यूशंस आर नॉन रिएक्टिंग, है ना, ईदर सॉल्यूशंस आर रिएक्टिंग और सॉल्यूशंस आर नॉन रिएक्टिंग, हमें ये देखना है। तो चलिए अब वो हम डिस्कस करते हैं दो चीजें, या तो सॉल्यूशंस आपस में नॉन रिएक्टिंग हो, मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, हम कर क्या रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं सॉल्यूशंस की, तो मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन जो आपस में रिएक्ट नहीं करती, और या फिर हमारे पास हो सकती है दे कैन बी रिएक्टिंग सॉल्यूशंस जो आपस में रिएक्ट करती हैं। तो सर पहली बात तो हमें ये बताओ, हमें क्या सपना आएगा कि ये कौन रिएक्टिंग है कौन नहीं रिएक्टिंग है, और इतने हम अभी इंटेलिजेंट नहीं है कि हमें पता चल जाए। नहीं बेटा, तुम उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें पता चल चुका है। कैसे? देखो बहुत सिंपल बात समझो, अगर कभी एसिड को एसिड में डालोगे तो क्या कोई रिएक्ट करेगा? वेदर एसिड विल रिएक्ट विद एसिड मेरे बच्चे, बेस विल रिएक्ट विद बेस, नो। सर म्यूट हो गए। तो स्क्रीन हैंग हो गया कि आवाज नहीं आ रही? So you're not audible. सॉरी बच्चा लोग, सॉरी बच्चों, आप में से किसी बच्चे का कॉल था, ठीक, वो बाई चांस, ये इंटरनेट की प्रॉब्लम हर जगह है, ठीक। तो प्रॉब्लम ये होगी कि किसी के घर पे लाइट चली गई होगी, तो एनी हाउ तो मेरा स्टैच्यू बन गया होगा, है ना भाई, ठीक। एनी हाउ तो देखो बेटा, हम बात कर रहे थे, जस्ट सेकंड मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं।
सो बेटा अपन लोग डिस्कस कर रहे थे वेदर देयर आर नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस और देयर आर रिएक्टिंग सॉल्यूशन, या तो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन होगी या रिएक्टिंग। तो मैं समझा रहा था बेटा रिएक्टिंग सॉल्यूशंस कौन सी होती है बेटा, बेटा रिएक्टिंग सॉल्यूशन वो होती है अगर एसिड को बेस में डाल दिया जाए। अब एसिड और बेस तो आपस में रिएक्ट करते ही करते हैं ना बेटा, तो अगर एसिड को बेस में डाल दिया जाए तो रिएक्टिंग। अगर बेटा आपके पास मान लो हम ऐसा बोल दें कि एसिड को एसिड में डालें तो नॉन रिएक्टिंग, बेस को बेस में डालें तो नॉन रिएक्टिंग, अदरवाइज रिएक्टिंग। क्लियर हो गई बात। अब रही बात नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। अगर नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन होती है तो बेटा हमारी नेट मोलैरिटी यानी फाइनल M into V must be equal to M1 V1 plus M2 V2। जो दो चीजें हमने ऐड की उनकी मोलैरिटी और वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दिया सिंपली, तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ना, यानी फाइनल मोलैरिटी will be equal to M1 V1 plus M2 V2 divided by V1 plus V2। ठीक, M is equal to M1 V1 plus M2 V2 divided by V1 plus V2। मेरे बच्चे ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, यानी हम तो यहां नीचे ये लिख लें फाइनल V, क्या लिख लें फाइनल V, इसको यहां ले आए। अब फाइनल V इफ इट इज नोन देन इट इज ओके, यानी अगर फाइनल V आपको दी है तब तो ओके है, नहीं दी है तो हमें पता है इफ फाइनल V इज नॉट गिवन, फाइनल V इज not given, so it will be V is equal to V1 plus V2 हुआ करता है। अगर फाइनल वॉल्यूम नहीं दी है तो हमें ये देखना है कि इट इज V is equal to V1 plus V2। कैसे बेटे, जैसे क्वेश्चन देखिएगा प्लीज ताकि आपको समझ में आ सके। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, हमें बोला 10 मिलीलीटर of 0.1 molar HCl, 10 milliliter of 0.1 molar HCl is added 90 milliliter of 0.2 molar HNO3 या HCl या HNO3। Find the resulting molarity of solution, find the resulting molarity of solution ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। also calculate the molarity, also calculate the molarity when final volume is made up to 500 milliliters। 500 milliliters। सो बेटा ये क्वेश्चन देखिएगा, हमने कहा 10 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl था मेरे पास, उसको 90 मिलीलीटर और 0.2 मोलर HNO3 में मैंने ऐड कर दिया। आपको बोला फाइंड द रिजल्टिंग मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, पहले तो हमें रिजल्टिंग मोलैरिटी निकालनी है और दूसरा ये बोला ऑल्सो कैलकुलेट द मोलैरिटी, also calculate the molarity when final volume is made up to 500 milliliters। ओके, तो देखो बेटा ध्यान देना इधर प्लीज। शुरुआत में M1 क्या है हमारे पास, बोलो, इट इज 0.1। फिर वॉल्यूम क्या है, V1 क्या है हमारे पास, बोलो सर 10 मिलीलीटर, सो दिस इज 10 मिलीलीटर। और फिर M2 क्या है हमारे पास, बेटा M2 इसका आ गया, दूसरे की मोलैरिटी 0.2 आ गया। और बेटा V कितना है हमारे पास यहाँ पे, V2 दैट इज 90। तो पहले तो अपन इसकी निकालेंगे, तो इसकी निकालेंगे तो M इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि अभी फाइनल वॉल्यूम पहले क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया होता तो V1 प्लस V2 कर लिया करते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते, 0.1 into 10 plus 0.2 into 90
डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी होगी 90 प्लस 10 100। ये पहला पार्ट होता है इस क्वेश्चन का। और इसमें लगाया क्या हमने m इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया था। और दूसरा पार्ट जो है इसमें ऑल्सो फाइंड द मोलैरिटी व्हेन फाइनल वॉल्यूम इज मेड अप टू 500 मिलीलीटर्स। अब हमने मोलैरिटी तब निकालनी है जब फाइनल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर हो गया। तो बेटा फाइनल वॉल्यूम अगर 500 मिलीलीटर हो गया तो m इज इक्वल टू, बेटा ये तो था 0.1 इंटू 10 प्लस 0.2 इंटू 90, बट दिस टाइम फाइनल वॉल्यूम v इज 500। तो दूसरा पार्ट ये हो गया बेटा, और फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये हो गया। यानी यहाँ दो पार्ट्स में मैंने ये क्लियर करने की कोशिश की है कि अगर हमें फाइनल वॉल्यूम ना दी गई हो, जैसे इस क्वेश्चन में पढ़े 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl is added to 90 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर HNO3, फाइंड द रिजल्टिंग मोलैरिटी। अभी हमें फाइनल वॉल्यूम नहीं दी थी, तो हमने बोला मोलैरिटी इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक, बट दूसरे बोला ऑल्सो कैलकुलेट द मोलैरिटी व्हेन फाइनल वॉल्यूम इज मेड अप टू 500 मिलीलीटर। हमें बोला कि और ऑल्सो कैलकुलेट द मोलैरिटी व्हेन फाइनल वॉल्यूम इज मेड अप टू 500 मिलीलीटर। अब फाइनल वॉल्यूम दे रखी थी, यानी इसमें कुछ पानी वानी भी डाल दिया होगा। तो यहाँ पे बेटा हमने m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम 500 से कर दिया। तो इस तरह से करके बेटे हमने आंसर इसके निकाल दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अभी फटाफट से यस नो लिखो, आपको समझ में आया कि यहाँ ये वाला इक्वेशन। वेल बेटा, ओके, तो आपको सभी को ये समझ में आ गया कि हाउ टू यूज दिस। आई एम नॉट आस्किंग आंसर, आंसर तो आप यहां से निकाल ही सकते हैं मेरे बच्चे। ठीक, आपको तरीका समझ में आना चाहिए। तो तरीका ये है कि अगर हमें फाइनल वॉल्यूम ना दे दी गई हो तो m इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक, और अगर बेटे हमारे पास फाइनल वॉल्यूम दे दी गई हो तो डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम डायरेक्ट कर देने का, ज्यादा परेशान होने का नहीं है। तो ये तो था बेटा अगर हमारे पास नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हुआ करती हैं। तो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन में सिर्फ क्या होते हैं, मोल्स एड ऑन ही तो होते हैं, और हमें पता है कि MV क्या होते हैं, मोल्स, वो तो एड ऑन ही होंगे ना भाई। तो इस तरह से करके ये इक्वेशंस अपन यूज कर सकते हैं। नाउ अब बात आती है कि वेदर वी हैव रिएक्टिंग, अगर हमारे पास रिएक्टिंग हो जाए, अगर सॉल्यूशन रिएक्टिंग हो जाए, ठीक है बच्चे, अगर सॉल्यूशन रिएक्टिंग हो जाए तो एक छोटी सी, थोड़ा सा मैं बोर्ड के लिए जगह बनाता हूं ताकि आपको दिखना आसान हो जाए। ठीक, ओके, now coming down to reacting equations, reacting solutions। पहली बात हमें समझ में कैसे आएगा कि सॉल्यूशंस रिएक्टिंग है, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपने एसिड और को बेस में डाल दिया, मान लो अगर आपने NaOH को HCl में डाल दिया तो क्या रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा बेटा। ठीक, तो अगर एसिड को बेस में डालोगे तो रिएक्टिंग सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब रिएक्टिंग सॉल्यूशन जब भी होती है बेटा तो आगे दो चीजें आ जाती हैं। वो दो चीजें क्या, कि क्या रिएक्शन कंप्लीट होगा, कंप्लीट रिएक्शन, और रिएक्शन इनकम्प्लीट होगा, या रिएक्शन कंप्लीट होगा और या रिएक्शन इनकम्प्लीट होगा। ये दो बातें आ जाएंगी।
whether reaction is complete or whether reaction is incomplete. ठीक है जी। तो हम यहाँ पे रिएक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टिंग में बेटा यहाँ तो रिएक्शन कंप्लीट होगा और यहाँ रिएक्शन इनकम्प्लीट होगा। बेटे जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो बेटा हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा m1v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2v2 अपॉन n2। ठीक मेरे बच्चों, ठीक यहां तक जो पहले करवाते हैं तो लड्डू पड्डू सब करवाते हैं, यहां से ऑनवर्ड आओ जरा, अश्विनी सर बताएंगे आपको क्या है। ठीक तो एनी हाउ, तो पहली इक्वेशन मैंने तुम्हें बताई, कंप्लीट रिएक्शन में m1v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2v2 अपॉन n2 होता है। बेटा किसी से अगर आप पूछेंगे ये n1 और n2 क्या है, पूछेगा कभी किससे कि सर ये n1 n2, पहले तो इक्वेशन आती नहीं होगी, अगर आती भी होगी तो पूछना ये n1 n2 क्या है, तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स है। क्या बोलेगा? नंबर ऑफ मोल्स है। चुल्ले की धूड़ है नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आई बात? These are not number of moles. These are stoichiometric coefficients. What? They are stoichiometric coefficients. Now, what the hell is stoichiometric coefficients? देखो, एक, जब तक हमारी रिएक्शन में, हमारे सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं होता था तो हम डायरेक्ट कर देते थे, लेकिन अगर रिएक्शन होता हो तो विदाउट इक्वेशन लिखे कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जाता। इक्वेशन लिखनी जरूरी है। फॉर रिएक्टिंग सॉल्यूशंस इक्वेशन मस्ट बी रिटन, आनी ही चाहिए। और वो बेटा 2 साल पढ़े तुम्हारे कुछ सीखने के लिए, बड़ी आराम से आ जाएगी। अखिलेश्वर अपना नेट ठीक करो बेटा, ठीक, थोड़ा इधर उधर बैठो बच्चे। ठीक अभी देखो, हमने बोला कि कंप्लीट रिएक्शन अगर हो तो m1v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2v2 अपॉन n2। ये हमारे पास इक्वेशन लगानी है। जैसे क्वेश्चन देखो ताकि तुम्हें समझ में आ सके। जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन देखो ताकि आपको समझ में आ सके। देखो बेटा, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राइट ऑन द क्वेश्चन। बेटा देखो, अगर बीच में कहीं पर आपका वीडियो गायब होता है, ऑडियो गायब होता है, डोंट वरी, चिंता नहीं करो। आप थोड़ा सा अपने आप को नेट इधर उधर करने की कोशिश करो। ठीक, रीज्वाइन करो। मैं क्लास इसलिए लॉक नहीं करता हूँ, ठीक, कि बाद में क्या होता है कि अभी हम बहुत सुदूर इलाकों में कहीं बैठे, कहीं पे भी तो हो सकता है नेट का सिग्नल मेरा वीक हो जाए, आपका वीक हो जाए, मैं लॉक नहीं करता हूँ, तो आप कभी भी री एंटर कर सकते हैं। ठीक, बट कोशिश करा करें ऐसे, और आप घबराया मत करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, एक बारी आउट होके इन हो जाए, नहीं होता तो चिंता मत करें, आपको आपका लेक्चर पूरा मिल जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक, चाहे मैं आपको, एक्चुअली आप बोलोगे सर अभी पुरानी वीडियो नहीं मिली, बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये चल रहा था, मेरा लैपटॉप मैंने बताया था आपको कि खराब हो गया, इस वजह से वो आज ठीक हो जाएगा। सो डोंट वरी, जो पुराने वीडियोस है वो भी आपको मिल जाएंगे और जो आज का है वो भी आपको मिल जाएगा, और ऑनवर्ड्स आपको साथ के साथ मिलते जाएंगे। ठीक, तो वो भी, और एक नया बैच भी शुरू करूंगा बेटा, तो जिसका कोई टॉपिक बच गया, कोई चीज बच गई, वो मेरे को बता दे, मैं उसको उस बैच में करवा दूंगा। डोंट वरी, तो इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी, गिव मी अ ब्रॉड स्माइल, इजंट इट? यस, लाइक दिस। ओके, नाउ कंप्लीट रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं, जब कभी रिएक्शन कंप्लीट हो तो बेटा देखो, हमसे पूछा गया व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम of 0.2 molar, what is the volume of 0.2 molar H2SO4 needed to completely neutralize 10 milliliter of 0.1 मोलर से NaOH। ठीक है जी, क्लियर? अब देखो बेटा, ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पे देखिए, यहां H2SO4, H2SO4 इज एन एसिड, यहां NaOH, NaOH इज द बेस, तो एसिड एंड बेस आर रिएक्टिंग, सो दिस मस्ट बी रिएक्टिंग इक्वेशन, दिस मस्ट बी रिएक्टिंग इक्वेशन, ये रिएक्टिंग इक्वेशन होनी चाहिए।
यानी रिएक्टिंग सॉल्यूशंस होनी चाहिए। अगर मैंने कहा कि रिएक्टिंग सॉल्यूशन है, सो यू हैव टू राइट व्हाट इक्वेशन। नाउ यहां पे किसका रिएक्शन दिया गया था, देखो सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं, रिएक्शन दिया गया था H2SO4 को रिएक्ट किया था बेटा हमने किसके साथ, NaOH के साथ, और इसने क्या बनाया होगा, ऑब्वियसली बेटा सोडियम इसको डिस्प्लेस। देखो एसिड बेस में क्या होता है, एसिड H देता है और बेस OH देता है, इससे 2 H मिलेंगे, इससे 1 OH मिलेगा, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगाना होगा ना, 2 लगाना होगा, तो 2 लगाएंगे यहां से 2H 2OH, और बना क्या, बना Na2SO4 प्लस 2 वाटर। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब इसका बेटा मोलैरिटी हमें दिया गया था कितना, 0.2 मोलर, और इसकी वॉल्यूम हमें पूछी गई थी, और इसका n नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बेटा इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो किसी भी चीज के आगे लगता है उसको अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे H2SO4 के आगे क्या लगा हुआ है, कुछ भी नहीं, यानी 1, इसका n1 हो गया। यहां पर m जो है उसकी वैल्यू कितनी है, कितनी दे रखी है बेटा, 0.1, और इसका b जो है वो कितना दे रखा है, बोलो वहां पर 10 मिलीलीटर, और इसका n स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दे रखा है मेरे बच्चे, इसके आगे लिखा हुआ है 2। क्लियर, तो ये 1 1 1 और ये 2 2 2, और क्योंकि हमसे बोला गया था कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 नीडेड फॉर टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, ठीक, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, कंप्लीटली मतलब कंप्लीट रिएक्शन होना है, तो कंप्लीट रिएक्शन होना है तो सिंपल फॉर्मूला ये लगना है। अब M1 कितना है यहाँ पर 0.2, बेटा B कितना है वही तो निकालना है सर, B1 डिवाइडेड बाय N1 कितना है, N1 बेटे वहां देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के आगे क्या है, सिर्फ 1, तो यहाँ 1 हो गया। M2 कितना है, उधर देखो कितना है 0.1, और B2 कितना है 10 है बेटा, और नीचे N2 कितना है 2। क्या हम इसको B1 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। यानी 2 चीजें समझने का, पहली चीज तो ये समझने का कि इक्वेशन कंप्लीट रिएक्शन के लिए है M1V1 बाय N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। अब आपसे M तो पता है मोलैरिटी होती है, V पता है वॉल्यूम होता है, N क्या होता है, N बोला स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, जब हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आगे यहाँ पर जो भी लगते हैं बैलेंस करने के लिए, जो भी यहाँ पर नंबर्स लगते हैं उनको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोला जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द इक्वेशन फॉर कंप्लीट रिएक्शन। बेटा जसनूर ये मोल नहीं हुए, जसनूर जी ने लिखा कि सर ये मोल ही हो गए, नहीं ये मोल नहीं हुए, ये इक्विवेलेंट्स होते हैं, ठीक। अभी मैंने वर्ड इसलिए यूज नहीं किया कि लंबा वर्ड है, आगे सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक। इक्विवेलेंट्स बहुत बड़ा वर्ड होता है मेरे दोस्त, वो आगे जाके के बताऊंगा इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। बट जब आप n से डिवाइड कर देते हैं, दे आर नो लॉन्गर मोल्स, दे आर एक्चुअली इक्विवेलेंट्स। क्लियर, तो एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट रिएक्शन हुआ, तो इक्वेशन बनी M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। तो उम्मीद है कंप्लीट रिएक्शन की इक्वेशन समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक। चलिए बेटे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पकड़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखो बच्चे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट बोला अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट हो, अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट हो, बेटे अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट हुआ यानी एक चीज रिएक्ट की पूरी और एक चीज अधूरी, ठीक, तो ऐसे केस में हमारे पास फिर आगे 2 प्रोपोर्शंस बन जाएंगी। वो हो सकता है या तो मोलैरिटी आपको लेफ्ट ओवर की पूछी हो, किसकी पूछी हो, लेफ्ट ओवर की मोलैरिटी पूछी हो, बचे हुए जो सब्सटेंस बचा उसकी पूछी, और या फिर आपको प्रोडक्ट की पूछी हो मेरे दोस्त।
ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो लेफ्ट ओवर जो बच गया अभी रिएक्ट नहीं हुआ क्योंकि रिएक्शन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा, कोई एक चीज कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगी, कोई नहीं करेगी, कोई बच जाएगी। ठीक, ऐसे केस में या तो लेफ्ट ओवर पूछा होगा और यहाँ प्रोडक्ट पूछा होगा। बेटा थोड़ा इधर ध्यान देना, 1 मिनट के लिए दिल पे हाथ रख लेना, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा देखने में पर है बहुत। ठीक, ध्यान देना, लेफ्ट ओवर की निकालनी है मोलैरिटी तो m इज इक्वल टू m1v1 अपॉन n1 माइनस m2v2 अपॉन n2 डिवाइडेड बाय फाइनल v इंटू n1। खतरनाक है ना, है भाई क्या, m1v1 अपॉन n1 माइनस m2v2 अपॉन n2 डिवाइडेड बाय फाइनल v इंटू n1। कोई भी घबराने की बात नहीं। अब ये कहां से आई इक्वेशन थोड़ा सा समझ ले तो हमें कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी इसमें। देखो बेटा, बेसिक बात क्या होती है कि मान लो हमें यहाँ पे दो चीजें रिएक्ट करवा रहे हैं, से A is reacting with B to give us products, okay, A is reacting with B to give us products, और बेटा इसकी मोलैरिटी M है, M1 है, इसकी मोलैरिटी मान लो V1 है, या यहाँ पे मोलैरिटी MV और ये N है, ठीक, और N इसके आगे वाला जो भी होगा, और यहाँ पे MV अपॉन N ये भी होगा। देखो बेटा, हो सकता है इसमें से एक चीज कम और एक चीज ज्यादा हो, ये पॉसिबल है ना। यानी इसके इक्विवेलेंट्स जब हम निकालेंगे तो अभी हमने बात की थी, वो क्या आएंगे, वो आएंगे MV अपॉन N, और इसके भी क्या आएंगे MV अपॉन N। ये क्लियर है। मान लो ये एक्सेस में ज्यादा है तो ज्यादा वाले के लिए हम 1 1 लगा देते हैं, कम वाले के लिए हम 2 2 लगा देते हैं। क्यों, मोलैरिटी माइनस में थोड़ी आनी चाहिए। अगर हमने 2 2 ज्यादा वाले के लिए लगा दिया तो मोलैरिटी किस में आ जाएगी, माइनस में। बेटा माइनस में थोड़ी आनी चाहिए, इसलिए ज्यादा वाले के लिए क्या लगा देते हैं 1 1 1। तो यहाँ पे आया M1V1 अपॉन N1, और यहाँ पे आ गया M2V2 अपॉन N2। जब मैंने बोला ये लेस है, ये लेस है, अगर ये लेस है तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, ये तो रिएक्शन में खत्म ही हो जाएगा। जैसे मान लो मम्मा ने आपको एक कटोरी पे दाल दी और थोड़े से चावल दे दिए, अभी क्या हुआ, दाल खत्म हो गई तो चावल बचे रह गए ना भाई, तो समझ लो ये चावल है और ये दाल है, तो ये खत्म हो गए हैं बिल्कुल। ठीक, अब ये बचा है हमारे, क्लियर हो गया, और इसी की हमें मोलैरिटी निकालनी है। तो ऑटोमेटिक सी बात है, हम जो निकाल रहे हैं वो बचे हुए मोल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, बचे हुए। तो बचे हुए मिली इक्विवेलेंट्स MV अपॉन N होंगे ना, बचे हुए इक्विवेलेंट्स MV अपॉन N होंगे, वो किससे निकलेंगे, वो निकलेंगे M1V1 अपॉन N1 माइनस M2V2 अपॉन N2। क्या किया, ज्यादा में से कम को माइनस कर दिया, ज्यादा में से कम को माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने। ठीक, तो हमारे पास बचा हुआ आएगा ना भाई, ज्यादा में से कम को माइनस कर दिया, बचा हुआ आएगा। तो बेटा ये जो वॉल्यूम होगी वो तो फाइनल वॉल्यूम होगी, और ये जो N होगा ये किसका होगा, जो बड़ा था, जो एक्सेस में था। तो एक्सेस में कौन सा लेके चले थे, 1 वाला, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, वही बचेगा ना जो एक्सेस में था। तो मेरे बच्चों अब इसी को सॉल्व कर लो M के लिए। तो M के लिए किया दिस डिवाइड बाय ये वॉल्यूम नीचे आया, ठीक, ये वॉल्यूम नीचे आया, और ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है या आप बोले स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन है, ये ऊपर चला गया। तो बेटा क्या ये इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, ज्यादा इक्विवेलेंट्स में से कम को माइनस किया डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम, और ये स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन किसका रह गया, बेटे जो एक्सेस में था। नहीं समझ में आया, देखो बेटा वेरी सिंपल बात है सर। डाउट है Not जरूरी थोड़ी ना कि मतलब बी लेस होगा, ए भी तो लेस हो सकता है। बेटे मैंने आपको बोला कि हमें लेस लेने वाले को लेना ही 2 2 है, और जो एक्सेस में उसी को 1 1 लेना है, वो हमारी मर्जी, हम किसको ले रहे हैं। जब हम ले ही किसको रहे हैं, एक्सेस वाले को 1 1 ले रहे हैं, तो ए मैंने इसलिए तो बोला एक्सेस में है तभी उसका 1 1 लगाया। अरे यही तो समझाया मैंने कि अगर मैं उसको 2 2 ले लेता तो भैया यहाँ मोलैरिटी माइनस में आ जाती,
इसलिए हमेशा ज्यादा वाले को क्या लेंगे हम 1 1 लेंगे और कम वाले को 2 2 लेंगे। तो ये हमेशा ज्यादा है जिसमें 1 1 लगाया है, ये हमेशा कम है जिसमें 2 2 लगाया है। और हमने ज्यादा में से कम को क्या किया माइनस, तो बचे मिली इक्विवेलेंट किसके आगे जो ज्यादा है, तो ज्यादा इसके मिली इक्विवेलेंट इसकी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बाय इट्स। बट अब मोलैरिटी क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसमें ये मिक्स कर दिया था। पुरानी वाली M1 तो नहीं रहेगी, ये नई मोलैरिटी आएगी। वॉल्यूम नया होगा जो अब इन दोनों को मिक्स करने से आएगा, लेकिन एन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो वही रहेगा, इसलिए N1 तो वही रहेगा। इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी वॉल्यूम में ऐड करने से, तो इसलिए N1 वही रहेगा। तो MB अपॉन N1 विल बी फ्रॉम द एक्सेस माइनस लेस। तो कहने का मतलब हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करके जो आई वो ये वाली आ गई मेरे बच्चों। ठीक, कौन सी, कि M इज इक्वल टू M1 B1 अपॉन N1 माइनस M2 B2 अपॉन N2 डिवाइडेड बाय B इंटू N1। मैं और क्लियर करता हूं बेटा तुम्हें, डोंट वरी, जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा मैं भी आगे नहीं जाने वाला हूं। ठीक, मान लो एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, ध्यान से समझिएगा। ठीक, हमसे बोला कि 10 मिलीलीटर of 0.1 molar H3PO4 is added to 90 milliliter of 0.2 molar NaOH। NaOH की जगह और कुछ लिखते हैं, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। तो 10 milliliter of 0.1 molar H3PO4 is added to 90 milliliter of 0.2 molar calcium hydroxide. Find the resulting molarity. Find the resulting molarity of leftover substance and product। हमें दोनों की निकालनी, लेफ्ट ओवर की भी प्रोडक्ट की भी। रिएक्टिंग इक्वेशन है तो बिना इक्वेशन के काम नहीं चलेगा। इक्वेशन लिखेंगे H3PO4 ओके, प्लस का लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटे ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा CA3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट प्लस वाटर। ठीक, फ्यूचर में तो तुम्हें आई जाएंगी इक्वेशंस, पर अभी बता रहा हूं मैं। यहां से 3 H मिलने थे और यहां 2 OH मिलने थे, 3 H मिलने थे, यहां 2 OH मिलने थे, तो बेटा बैलेंस तो करना होगा। तो इसके आगे 3 लगा दिया, इसके आगे 2 लगा दिया, तो 2 इंटू 3 कितने हो गए 6H, 3 इंटू 2 कितने हो गए 6OH। तो 6COH है और 6CH है, कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे तो H और OH क्या बनाते हैं वाटर, तो 6 वाटर बन गया, बाकी 3 कैल्शियम और 2 फॉस्फेट बोलक से जुड़ गए। ठीक, अब हमने पहले किसी को 1 1 या 2 2 नहीं लिखा, जब तक कि हम ये देख ना ले कौन ज्यादा कौन कम। तो बेटा इसकी मोलैरिटी क्या लिखी है, व्हाट इज इट्स मोलैरिटी, इट्स मोलैरिटी इज 0.1। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम है इसका दिया हुआ 10 मिलीलीटर। एंड व्हाट इज इट्स N, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलो यहां पे कितना है 2 है, कितना है 2 है। तो फटाफट बोलो यहां पर MB अपॉन N कितना आएगा, MB अपॉन N कितना आएगा, इसके लिए MB अपॉन N कितना आएगा 0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, तो कितना आ गया भाई 0.5 आ गया, कितना आ गया 0.5 आ गया। अभी मैंने 1 1 नहीं लगाया है। ठीक, नेक्स्ट इधर आ जाओ, इधर हमारे पास मोलैरिटी कितनी गिवन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, सर मोलैरिटी है 0.2। वॉल्यूम कितना गिवन है, सर वॉल्यूम है 90। ठीक, इसका N कितना है, सर N है 3, है कि नहीं 3। अब इसका M1
इसका एम वी अपॉन एन देख लो, इसका एम कितना है 0.2, इसका v कितना है 90 और इसका ये कितना है 3n। तो इसको काटा यहां से, ये 3 आया। ठीक, अब 30 को 0.2 से अगर किया आपने तो कितना आ जाएगा 6, वो 6 आया और ये 0.5। बोलो बड़ा कौन? वो बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो 1 1 1 इधर लगाओगे, ये छोटा है तो इसको 2 2 2 इधर लगाओगे। ठीक, तो यानी ये 1 1 वाला हो गया और ये 2 2 वाला हो गया। अब हम लेफ्ट ओवर की पहले क्या निकाल रहे हैं? मोलारिटी। लेफ्ट ओवर की मोलारिटी निकाल रहे हैं। तो बेटा फाइनल मोलारिटी लेफ्ट ओवर की m, अब इसका हम सॉल्व कर चुके हैं। m1v1 अपॉन n1 कितना 6 माइनस ये सॉल्व कर चुके हैं m2v2 अपॉन n2 कितना 0.5 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितनी है v1 प्लस v2, दोनों दी है ना, फाइनल वैल्यू तो नहीं दी, तो ये दोनों ऐड करके कितनी बनेगी 90 प्लस 10 कितना 100, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 100। और n1 से करना था मल्टीप्लाई, n1 कितना है 3, तो इनटू हो गया 3, तो ये आपसे आंसर दे दिया। समझ में आ गई बात? तो देखो बेटे हमने क्या किया, पहले सबकी मोलारिटी वॉल्यूम और n नोट किया और हमने उसका mv अपॉन n निकाल लिया। जो ज्यादा है उसके आगे 1 1 लगा दिया, जो कम है उसके आगे 2 2 लगा दिया, और फिर ऑब्वियसली ज्यादा में से कम को माइनस किया, फाइनल वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम को सम किया और n1 इधर मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट ओवर की क्या आ गई मोलारिटी। Was that a difficult question? It is, बट तुम्हारे लिए नहीं, औरों के लिए हो सकता है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया कि ये कहां से आया और 1 1 कहां लगाना है, 2 2 कहां लगाना है, ये समझ में आ गया। बेटे किसी भी रिएक्शन में जो चीज पहले खत्म हो जाती है उसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। किसी भी रिएक्शन में जो चीज पहले खत्म हो जाती है उसको अपन लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, क्योंकि यहां पर पहले खत्म ये हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। समझ में आ गई बात बेटा? सो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब रही बात प्रोडक्ट की, लेफ्ट ओवर की तो हमने निकाल लिया और उम्मीद है आपको ये इक्वेशन भी समझ में आ गई कि कैसे यूज करने का, और ये मुश्किल सी इक्वेशन आसान भी लगने लगी कि भैया फाइनल मोलारिटी जो ज्यादा इक्विवेलेंट्स है उसमें से माइनस के कम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका मल्टीप्लाई किया जो एक्सेस में था। क्लियर? अब बात करते हैं प्रोडक्ट की मोलारिटी। बेटे जब हम प्रोडक्ट की मोलारिटी बोलते हैं, ठीक, हम कभी प्रोडक्ट की मोलारिटी बोलते हैं तो प्रोडक्ट कौन बनाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। देखो बेटा जितना ये कंज्यूम होगा उतना ही तो ये बनेगा ना, क्योंकि अगर ये तो एक्सेस में तो पड़ा रह जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं, हमारे पास पड़ा ही रह जाएगा, हमारे पास इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना मेरे दोस्त। क्लियर? समझ में आया? घर पे भैया दाल चावल दोनों पड़े हैं, हमने खाने हैं, ठीक, किस बात पे डिपेंड करेगा? अगर मान लो चावल पतीले का पतीला पड़ा है और दाल एक कटोरी पड़ी है, तो हमारा खाना किस पे डिपेंड करेगा? क्या पतीले चावल पर? नहीं ना, किस पे डिपेंड करेगा? दाल पे, जो कम है। तो हमारा प्रोडक्ट उस बात पे डिपेंड करेगा जो कम है, उससे हम जो चावल मिक्स करके खा लेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक, क्लियर? देखो मेरे बच्चों, जो वीडियो क्लियर की बात है ना बेटा, अपने ना साइड में देखा करो, आपको मेरा नेटवर्क दिख जाएगा, ठीक, और मेरा इस समय नेटवर्क कंप्लीट है, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट। तो अगर नेटवर्क कहीं पे हिला, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं घबराओ नहीं उसके लिए, ठीक। डू वन थिंग, वो तो किसी भी XYZ किसी मर्जी की क्लास है, नेटवर्क प्रॉब्लम ये हमें भुगतनी है इस पूरे साल। क्लियर? ये हमें इस पूरे साल भुगतनी है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, इट इज नॉट, मेरे को नहीं लगता कि आपकी क्लास बहुत जल्दी ऑफलाइन कभी भी होंगी स्कूल की,
क्यों? जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, वी आर क्रॉसिंग ओवर राउंड अबाउट, यू कैन से। बेटा अगर कोई अपना माइक भी ऑन मत करा करे, प्लीज म्यूट रखा करे माइक अपना, क्योंकि अगर माइक ऑफ रहता है ना तब भी, माइक ऑन रहता है ना तब भी दूसरे को प्रॉब्लम आती है बेटा। तो प्लीज अपना माइक म्यूट मोड पे रखा करें, ठीक? तो मैं तुम्हें बता रहा था बेटा, ये तो प्रॉब्लम चलनी चाहिए, ठीक? क्यों? ये सारा सेशन ऑनलाइन निकलना है आपका। हम तो कोशिश करेंगे जैसे ऑफलाइन होगा, अगर किसको ऑफलाइन पढ़ना होगा ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, किसको ऑनलाइन पढ़ना होगा ऑनलाइन पढ़ाएंगे, जिस तरह से भी तुम्हें सूट करेगा फ्यूचर में हम डेफिनेटली वी आर देयर। बट अकॉर्डिंग टू जो हमारे कंट्री की स्थितियां चल रही हैं, मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ऑफलाइन होगा। तो बेटा ये तो ऑनलाइन तो चाहे मेरे से पढ़ो, किसी से पढ़ो, XYZ, ये तो भुगतना पड़ेगा ही, नेटवर्क तो भुगतना पड़ेगा ही, क्योंकि नेटवर्क किसी के भी हाथ का नहीं है, ना मेरे, ना तुम्हारे, ना XYZ किसी के भी, ठीक? कभी मेरा नेटवर्क कम, कभी तुम्हारा नेटवर्क कम, कभी फलां का नेटवर्क कम, कभी फलां का नेटवर्क कम, ठीक है ना? सभी का प्रॉब्लम रहेगा। तो इसमें सिर्फ मैं आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूं, ठीक? यू डोंट वरी, मैंने आपको बोला घबराने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। इसका मैं लेक्चर एज इट इज तुम्हारे को भेज दूंगा, एज इट इज। मैं देखो इसमें कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं करता, एज इट इज। जो मैं अभी भौंक रहा हूँ वो भी तुम्हारे को साथ में सुनने को मिलेगा। समझ में आई बात? तो एज इट इज आपको लेक्चर भेज दिया जाएगा। जस्ट गिव मी 1 or 2 days, आज कंप्लीट करके भेज दूंगा, ठीक? वो थोड़ा सा मेरा लैपटॉप इशू था, तो अदरवाइज ऐसा होना भी नहीं था। बट एनी हाउ, ठीक, वो आपको साथ के साथ मिल जाएगा एक बार। फिर भी आपको डाउट्स रहेंगे तो मैं अलग से क्लास लूंगा। सो व्हाई आर यू वरिंग? व्हाई? देयर शुड बी नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, ठीक? तो मैंने फिर से बोला क्या? डोंट वरी, बी हैप्पी एंड गिव मी अ ब्रॉड स्माइल, ओके, ठीक? बाकी आई एम विद यू। तो अब देखो बेटा, हम बात कर रहे थे कि लिमिटिंग रिएजेंट जो प्रोडक्ट होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? वो लिमिटिंग रिएजेंट पे, कम चीज पे डिपेंड करता है, ठीक? इस वजह से बेटा अगर फाइनल मोलैरिटी निकालनी होती है प्रोडक्ट की, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट लेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट जो पहले खत्म हो जाए। पहले कौन खत्म हो जाए? जो कम हो। कम क्या था? M2 V2 N2 था ना, तो यहाँ पे लेंगे M2 V2 अपॉन N2, यानी जो लिमिटिंग रिएजेंट था उसके इक्विवेलेंट्स। बेटा जितना ये यूज हुआ उतने तो मिली इक्विवेलेंट्स इसके बनेंगे, ठीक? क्योंकि इसी के ऊपर तो डिपेंड करेगा ना ये। So that will be equal to M3, that is molarity of product. V final, that is final volume, divided by M3, that is stoichiometric coefficient of product. यानी molarity of product, volume final होगी उसमें, और stoichiometric coefficient of product must be equal to MV upon N of limiting reagent. जो कम वाला था मेरे बच्चे, ठीक, उसका M2 V2 upon N2 must be equal to M3 V final upon N3। तो मेरे बच्चों यहां से अब देखो, ये वैल्यू को हम सॉल्व किए ना, M2 V2 upon N2 कितनी आई? 0.5। M3 हमें निकालना था, फाइनल वॉल्यूम बोलो 10 + 90 कितनी? 100। M3 इस प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलो कितना है? 1, तो डिवाइड बाय 1। तो बोलो M3 निकला कि नहीं निकला? तो M3 आया 0.5/100। क्लियर हो गया? यानी जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके मिली इक्विवेलेंट्स लिमिटिंग रिएजेंट जो कम है वो कितने हैं। क्लियर हो गया? यस, आई विल रिपीट दिस पार्ट नंदिनी, डोंट वरी। देखो बच्चे, मेरे को प्रोडक्ट निकालना था, तो मैंने कहा प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट जो पहले खत्म हो जाए, लिमिटिंग रिएजेंट जो पहले खत्म हो जाए, बेटा इक्विवेलेंट्स आ जाएगा, डोंट वरी। अभी सिर्फ नाम की तरह याद रखो, अभी जब नॉर्मेलिटी कराऊंगा तो इक्विवेलेंट पहले करवाना पड़ेगा बेटा, डोंट वरी, है ना? अब यहां पे समझिए कि मैं आपको कह रहा था N2 V2 अपॉन N2 जो हमारे पास कम है उसके इक्विवेलेंट हमने लिए M2 V2 अपॉन N2,
और उसको प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट्स उसी से बनेंगे। इसकी मोलैरिटी ले ली M3, V कौन सा हो गया फाइनल वाला वॉल्यूम, और M3 इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इस प्रोडक्ट का ले लिया। तो बेटे ये तो सॉल्व करके 0.5 निकाल दिए थे अपन। अब M3 हमें निकालना था प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की मोलैरिटी पूछी थी ना, वो निकालना था V फाइनल 10 ये और 90 ये मिला के 100, और बेटे इसके आगे का n कितना है 1 डिवाइडेड बाय 1, हेंस यू कैलकुलेट मोलैरिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको दोबारा से सम अप कर रहा हूं ताकि अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम रही हो तो वो आराम से इसको समझ सके। एक ध्यान से समझिएगा कि मोलैरिटी इक्वेशंस कितनी थी और कितनी तरह से हमने उसको यूज करना है, कहां क्लियर होना है। ठीक, देखो बच्चा, सबसे पहली बात, अगर तुमसे पूछे कोई कि मोलैरिटी इक्वेशंस बताओ तो बोलना पहले आप ये बताओ कि डाइल्यूशन करनी है कि मिक्सिंग करनी है। तो भाई बोलता है डाइल्यूशन करनी है, तो बोला अगर डाइल्यूशन करनी है तो सिंपल है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जहां पे M1 इनिशियल मोलैरिटी, V1 इनिशियल वॉल्यूम, M2 फाइनल मोलैरिटी एंड V2 फाइनल वॉल्यूम। अब बोल दो अगर वॉल्यूम 10 टाइम करोगे ना तो आपकी मोलैरिटी 1/10 हो जाएगी, अगर वॉल्यूम डबल करोगे ना तो मोलैरिटी हाफ हो जाएगी। पर ये किसके लिए, सिर्फ डाइल्यूशन के लिए, अगर हमने सिर्फ सॉल्वेंट डाला। ठीक, दूसरी बात बोला अगर आपको मिक्सिंग करनी है तो बोला मिक्सिंग करने को पहले ये बताओ रिएक्शन में जो सॉल्यूशन था वो रिएक्टिंग है कि नॉन रिएक्टिंग है। तो बंदा कहता है जी एसिड को एसिड में डाला तो बोला नॉन रिएक्टिंग है, बेस को बेस में डाला बोला नॉन रिएक्टिंग है। तो नॉन रिएक्टिंग के लिए हमारे पास नेट मोलैरिटी इज M1V1 plus M2V2 by V. ठीक, where V is final volume. If it is given, it's okay. नहीं given, it must be V1 plus V2. ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से कंप्लीट, अब बात बोला उसने रिएक्टिंग सॉल्यूशन है, बोला रिएक्टिंग सॉल्यूशन है तो ये बताओ कंप्लीट रिएक्शन है कि इनकम्प्लीट रिएक्शन है, बोला कि कंप्लीट रिएक्शन है। तो अगर कहता है कंप्लीट रिएक्शन है तो मेरे बच्चों हमने पूरा फॉर्मूला क्या लगाया, बोला M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2, और MV अपॉन N जो है वो इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं। तो कंप्लीट रिएक्शन जब होगा तो MV अपॉन N देखा जाएगा। ठीक, जहां पे M मोलैरिटी, V वॉल्यूम और N क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो आगे बैलेंस करने के लिए नंबर लगते हैं उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोला जाता है। अब किसने बोल दिया जी इनकम्प्लीट हो, तो बोला इनकम्प्लीट है तो लेफ्ट ओवर की बताएंगे प्रोडक्ट की, बोला लेफ्ट ओवर की बता दो, कहना टोटल मोलैरिटी विल बी इक्वल टू M1V1 अपॉन N1 माइनस M2V2 अपॉन N2 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम इनटू N1। यानी जो ज्यादा था उसमें से कम को माइनस किया, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया, और जो ज्यादा था उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया। क्लियर। और लास्टली बोला प्रोडक्ट बताओ, तो कह रहा कोई दिक्कत ही नहीं, जो लिमिटिंग रिएजेंट था जो कम था उसके इक्विवेलेंट्स ले लेंगे, M2V2 अपॉन N2 मस्ट बी इक्वल टू M3V फाइनल अपॉन N3, जहां M3 क्या है मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट, V फाइनल फाइनल वॉल्यूम, और N3 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास सारी मिला करके क्या है, मोलैरिटी इक्वेशंस है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 और ये 5। डियर स्टूडेंट्स, ठीक, आप एक काम कर सकते हैं, आपके आसपास कई स्टूडेंट्स या आपके कई जानने वाले इस समय +2 में पढ़ रहे होंगे किसी और ऑनलाइन क्लासेस में, और उनको पहले मोलैरिटी ही करवाया जाता है, सॉल्यूशंस का चैप्टर ही करवाया जाता है। उनसे पूछना मोलैरिटी इक्वेशंस का अपना ना क्लिक करके भेज दो, ठीक, और फिर देखना कि उनको मोलैरिटी इक्वेशन क्या करवाई और तुम्हें क्या करवाई। ये मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूं, ये बोस्टिंग की बात नहीं, ठीक, ये सच्चाई की बात है कि लोग सिर्फ यहां और यहां तक, बस इससे आगे नहीं, ठीक। और बहुत बड़ा कोई होगा तो भैया इसमें माइनस लगा देगा, जो एक गलत इक्वेशन है वो कोई इक्वेशन ही नहीं, ठीक।
तो भैया ये हमारे पास 5 तरह की मोलैरिटी इक्वेशन डिपेंडिंग अपॉन डाइल्यूशन की मिक्सिंग की। मिक्सिंग में नॉन रिएक्टिंग, रिएक्टिंग, रिएक्टिंग में कंप्लीट रिएक्शन और इनकम्प्लीट रिएक्शन। बेटा अभी किसने कुछ लिखा था बेटा, मैं समझ नहीं पाया, कैन यू रिपीट इट अगेन? यस आशीष बोलो। You can unmute your mic and can ask the question, please. Yes, anybody बेटा, if you are getting a problem, कोई चीज पूछना चाह रहे हो तो आप अनम्यूट करो माइक और पूछ लो फटाफट से। सर जो N3 है, हाँ जी बेटा, जो N3 है, हाँ तो वो हमने इस इक्वेशन में जैसे हमने उसको कैल्शियम फॉस्फेट का लिया, हाँ बेटा, लेकिन सर फिर हमें अगर डबल डिस्प्लेसमेंट वाला कंपाउंड हो, मतलब 2 कंपाउंड बन रहे हो, तो हमें कैसे पता चलेगा N3 कौन सा लेना दूसरे वो प्रोडक्ट? तो हमें लिख के दिया होगा ना। अगर 2 प्रोडक्ट बन रहे होंगे तो हमें 2 में से किसकी मोलैरिटी निकालनी, हमें वो लिख के दिया होगा। ठीक, ओके। यहाँ तो हमारे पास एक वाटर था, तो वाटर की तो मोलैरिटी नहीं निकाल रहे हैं हम, तो किसी दूसरी चीज की निकाल रहे हैं मोलैरिटी। ठीक, बट एनी हाउ आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज। अगर 2 प्रोडक्ट बन रहे होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? बेटा बहुत सिंपल बात, तब तो हमें लिख के देना पड़ेगा कि हमें इस प्रोडक्ट की मोलैरिटी निकालनी है या इस प्रोडक्ट की मोलैरिटी निकालनी है। तो 2 प्रोडक्ट अगर आ रहे हैं तो उसके अलग अलग से मोलैरिटी निकलेगी, तो उसके एन तो उसके सामने लगे हुए होंगे, वही देख करके हम लगाएंगे। बेटा फॉर्मूला यही रहेगा, जिस प्रोडक्ट की आप मोलैरिटी निकाल रहे हो उसको आप ये लिख लोगे भाई। ठीक, चाहे वो एक की निकाल रहे हो दूसरे की निकाल रहे हो, उसको आप यही लिख लोगे, कोई बात नहीं। अगर दोनों की बोला है तो एक के लिए 3 3 लगा देना, दूसरे के लिए 4 4 लगा देना, इसमें क्या फर्क है? क्लियर? डन बेटा, एनी डाउट्स मोर? सो फटाफट से लिखो अपने कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ गया सारा कुछ? यस 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 करो फटाफट से, वाई 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 लिख के बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया। गुड 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 गुड, शाबाश। तो बिफोर गोइंग फर्दर लेट वी डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दिस, क्योंकि जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे ना, हमें आ भी गया होगा। जैसे अखिलेश्वर यू आर सेइंग इट इज रिपीट फोर्थ पार्ट कौन सा बेटा? ये वाला। तो इसमें हमारे पास ये क्या होता है, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करो, डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम इनटू n1, जो फर्स्ट वाले का। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, दोबारा आ जाएगा, डोंट। ठीक, तो चलिए अब इस पे क्वेश्चन करें। आपको सारी इक्वेशन समझ में आ गई हैं, सारी आपने लिख ली है। अब आप मेरे को क्वेश्चन करके दिखाते चलते जाएंगे। ठीक, पहले मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, फिर आप बारी बारी उस क्वेश्चन को मेरे से आंसर करते चलिए। ठीक, चलिए लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, what amount of water must be added, what amount of water must be added to 0.1 molar HCl solution having volume 10 milliliter to change its molarity to 0.01 molar, to 0.01 molar. Again, what volume of water must be added to 0.1 molar, what volume of water must be added to 0.1 molar HCl having volume 10 milliliter to change its molarity to 0.01 molar. चलिए फटाफट से करिए। यस पारस, करेक्ट। जसनूर, इट्स वेरी करेक्ट, शाबाश। नंदनी गलत हो गया।
देखो बेटा, हाँ दक्ष सही है। आपके पास शुरुआत में मोलैरिटी कितनी दे रखी थी? M1 0 पॉइंट कितनी थी? 1। V1 10 मिलीलीटर। हमसे पूछा M2 हमें बनाना है 0.01 और V2 हमें निकालना है। ठीक है जी। ऑब्वियसली डाइल्यूशन करनी थी, ऋषभ गलत है। ऑब्वियसली डाइल्यूशन करनी थी। अब देखो डाइल्यूशन करनी थी तो इक्वेशन थी M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 और अब पहले हमें निकालनी V2 तो M1 V1 अपॉन M2। ठीक, M1 कितना? 0.1 इंटू कितना? 10 डिवाइडेड बाय 0.01 तो इट कम्स आउट टू बी 100। बट दिस इज फाइनल वॉल्यूम बेटा। I asked you how much water you must add. ठीक, ये तो फाइनल वॉल्यूम था, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि कितना वाटर आप ऐड करेंगे बेटा। ठीक, हाउ मच वाटर यू ऐड। तो बेटा 10 मिलीलीटर तो ऑलरेडी था, तो वाटर एडेड कितना होगा? वाटर एडेड बेटा फाइनल वॉल्यूम 100 थी, 10 उसमें पहले था, तो कितना? 90 मिलीलीटर आंसर आएगा बच्चों, ना कि 100। ठीक, कई बच्चे 100 लिख रहे थे, आंसर क्या आएगा? 90। हाँ, अगर मैंने ये पूछा होता कि फाइनल वॉल्यूम बताओ तो फाइनल वॉल्यूम 100 था, लेकिन मैंने आपसे पूछा कितना वाटर ऐड करोगे तो ये 90 होगा। बोलो पहला क्वेश्चन समझ में आता है? ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 100 मिलीलीटर of 0.01 molar, 100 milliliter of 0.01 molar HCl is added 400 milliliter of 0.02 molar HI solution. Find the resulting molarity of solution. Sir, please repeat. जी, हमने बोला कि हमारे पास HNO3 था, उसका वॉल्यूम मैंने शुरुआत में 100 मिलीलीटर दिया, उसकी मोलैरिटी मैंने दी 0.01 मोलर, और दूसरा ये हमने HCl लिया था, उसमें HNO3 ऐड किया। HNO3 का वॉल्यूम जो था वो 400 मिलीलीटर ऐड किया गया और इसका M2 0.02 था। फाइनल मोलैरिटी तुमसे पूछी गई थी। अब देखो बेटा ये मिक्सिंग हुई, और मिक्सिंग यहाँ पे जो हुई है, ये मिक्सिंग अपने पास दोनों ऐसी सॉल्यूशंस की है जो दोनों एसिड्स हैं। दोनों एसिड हैं तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, तो फाइनल मोलैरिटी जो होगी वो M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन फाइनल V होगी। ठीक है जी। अब बेटा इसका मतलब हमारे पास पहला M कितना है? 0.01 है, और वॉल्यूम कितना है मेरे बच्चों? वॉल्यूम पहला है 100 प्लस M2 कितना है? 0.02 है, और वॉल्यूम कितना है? 400 डिवाइडेड बाय, बेटा क्या फाइनल वॉल्यूम गिवन है? सर नहीं गिवन है। तो अगर फाइनल वॉल्यूम नहीं गिवन है तो फाइनल वॉल्यूम के लिए डिवाइडेड बाय जो इन दो को V1 प्लस V2 कर देंगे, तो V1 प्लस V2 कितना आ गया? 500। क्लियर? तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? यहां पे आया 1 प्लस क्या आ गया बेटे जी? 8 डिवाइडेड बाय 500, तो 9/500 विल बी आवर आंसर। अरे बोलो समझ में आ गया ये क्वेश्चन? क्लियर हो गया? ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। व्हाट वॉल्यूम, कोई बात नहीं बेटा, आगे लिखें। व्हाट वॉल्यूम of 0.02 molar
जसनूर अभी बेटा ये क्वेश्चन बाद में बताता हूँ। ये मोलैरिटी होती पर लीटर, डेफिनेशन नहीं है इसकी नंबर ऑफ मोल पर लीटर, तो फिर ठीक मिलीलीटर लीटर ही होती है। देखिए व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर calcium hydroxide, what volume of 0.02 molar of calcium hydroxide needed to completely neutralize 100 milliliter, needed to completely neutralize 100 milliliter of 0.01 molar H3PO4 सर 2 मिनट नोट डाउन कर रहे थे। हाँ जी करो नोट डाउन, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा। मैंने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया और दूसरा मैंने H3PO4 दिया है, ठीक। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने दिया है इसकी मोलैरिटी मैंने दी है 0.02, इसका वॉल्यूम मेरे से पूछा है टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, इसकी मोलैरिटी दी है 0.01 और इसका वॉल्यूम कितना दिया बेटा, फटाफट बोलना, इसका वॉल्यूम 100 मिलीलीटर, ठीक। चलिए ये गिवन डाटा है और आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहली चीज ये थी कि हमें ये देखना था वेदर रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग। ठीक निकल रहा आंसर बेटा, शाबाश। वेदर रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग, समझ में आता है रिएक्टिंग, और रिएक्टिंग होगा तो बिना इक्वेशन के नहीं करेंगे। तो इक्वेशन क्या बनी थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H3PO4 गिविंग अस, ऑब्वियसली यहां से 2H 2OH और यहाँ 3, तो इसके आगे 2 लगाओ, इसके आगे 3 लगाओ ताकि बैलेंस हो जाए। तो यहां बनेगा कैल्शियम फॉस्फेट प्लस 6 वाटर, ये बैलेंस हो गई। अब इसकी मोलैरिटी हमारे पास है 0.02, वॉल्यूम इसका चाहिए और इसका N कितना है 3 है। इसकी मोलैरिटी हमारे पास कितनी है 0.01, इसका वॉल्यूम कितना है 100, इसका N कितना है 3। तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए हमारे पास होता है M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। क्लियर। तो बेटा जी यहां पे आया 0.02 इंटू वॉल्यूम V1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे M2 कितना है 0.01 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना, N2 कितना है 3, इसको 1 एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर H3PO4 का N 2 है। हाँ 2 है, बिल्कुल सही है, 2 है भाई, कोई गलती नहीं है, 2 है बेटा, ठीक। तो ये हमारे पास इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, इजीली यू कैन कैलकुलेट V1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू कैलकुलेट V1, ठीक। तो ऐसे M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2, यहाँ पे N इसका 3, इसका N2, इसका मोलैरिटी दे रखा, वॉल्यूम इसका पूछा, इसकी मोलैरिटी दे रखी, इसका वॉल्यूम गिवन है। तो उम्मीद है समझ में आया कि नहीं आया। तो जो भी बच्चे 50 निकाल रहे थे अभी समझ में आया क्या गलती है, ठीक। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन लिखो, ठीक। लिखिए बेटा, लिखिए। So next question लिखवा रहा हूं, 100 milliliter of 0.1 molar H2SO4, 100 milliliter of 0.1 molar H2SO4 is added to 60
400 milliliter of 0.1 molar NaOH. 400 milliliter of 0.1 molar NaOH. Find the molarity of leftover substance and product. Find the molarity of leftover substance and product. सर क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। जी बिल्कुल कर रहा हूं। आपको मैंने बोला कि H2SO4 है, ठीक है बेटा। H2SO4 की मोलैरिटी क्या दे रखी है, प्लीज बताओगे मुझे। मेरा ख्याल इसकी मोलैरिटी मैंने दी है 0.1 और इसका वॉल्यूम जो दे रखा है मैंने 100 मिलीलीटर दे रखा है, ठीक। और NaOH दे रखा है, ठीक बेटा। H2SO4 की मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम 100, इसकी वॉल्यूम 400 और इसकी मोलैरिटी मुझे याद नहीं कितनी दी है बेटा। इसकी मोलैरिटी बताना जरा बेटा, कोई बच्चा बताना इसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है। दी नहीं हुई सर। 0.1 इसकी मोलैरिटी 0.1 दे रखी है, ठीक। ये गिवन है हमारे पास कि इसकी मोलैरिटी 0.1 है, इसकी वॉल्यूम 100 है, इसमें 0.1 है मोलैरिटी और वॉल्यूम इसका 400 है। आपको लेफ्ट ओवर की मोलैरिटी निकालो और प्रोडक्ट की मोलैरिटी निकालो। लेफ्ट ओवर की मोलैरिटी निकालो और प्रोडक्ट की मोलैरिटी निकालो। चलो शाबाश। जल्दी करिएगा। So बेटे, this was an acid and this was a base. So obviously the solution is reacting. Solution कैसी है? Reacting है। Reacting है तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी जरूरी है। यहां से 2H मिल रहे हैं, यहां से एक OH, तो इसके आगे क्या लगाऊंगा 2, तो बैलेंस करते हुए लिख दूंगा Na2SO4 plus 2 water। Na2SO4 plus 2 water। क्लियर? अब देखो बेटा, यहां पे N कितना है, N कितना है इसके आगे 1 और यहां का N कितना है 2। बेटा ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बोला 1 1 1 पहले नहीं लिखते, पहले अपन सॉल्व करते हैं। तो इसका MV/N कितना होगा 0.1 into 100 divided by 1 और इसका 0.1 into 400 divided by 2। ऑटोमेटिकली बेटा यहां पे कितना आया 10 और यहां पे कितना आया बेटे 20। तो ज्यादा कौन सा है, ये ज्यादा है। जो ज्यादा है उसके आगे लगाओ 1 1 1, जो कम है उसके पीछे क्या लगाओ 2 2 2। अब पहली बात थी लेफ्ट ओवर का निकालना, लेफ्ट ओवर बचे हुए सब्सटेंस का। तो बेटा बचे हुए सब्सटेंस का मैंने क्या बोला, बेटा अपना माइक बंद करो, आपके घर की आवाजें यहाँ तक आ रही है मेरे पास। M1V1 अपॉन N1 माइनस M2V2 अपॉन N2 डिवाइडेड बाय फाइनल B इनटू N1। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास ये निकाल दिया ऑलरेडी, M1V1 वाला निकाल दिया 1 1 वाला। तो 1 1 वाला क्या आया बेटे 20 माइनस 2 2 वाला कितना आया 10। फाइनल वॉल्यूम कितनी बेटा 500 और N1 मैंने आपको बोला यार माइक बंद कर दो, मान लिया करो यार प्लीज, फिर मैं सिंगल आउट करके बोलूंगा अच्छा लगेगा बेटा। क्या मेरे को तो पता है किसका माइक चल रहा है किसका नहीं चल रहा है, तो प्लीज आप मान लिया करो जब बोल दे आदमी यार, दूसरे को क्यों परेशान करना। ठीक, और N1 कितना है यहाँ पर, N1 यहाँ पे 2 है। ठीक, तो हमारे पास आया M इज इक्वल टू 10 बाय 500 इंटू 2। ठीक है जी, तो
इजीली सॉल्व कर लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब रहा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का निकालना था। प्रोडक्ट के लिए हमें पता था M2V2 अपॉन N2 इज इक्वल टू M3 V फाइनल अपॉन N3। ठीक जी। अब हमें यहां पे निकालना था M3, तो M3 किसके बराबर? M2V2 अपॉन N2 इनटू ऊपर चला गया M3, नीचे आ गया M3 बराबर V फाइनल। अब ये तो हमने पहले निकाल रखा है 2 वाला, कितना है 10 ठीक इनटू N3, इसके आगे का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन बोलो कितना है 1 डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम कितनी है 500। चलो खत्म, बोलो क्लियर। तो ऐसे करके बेटा लेफ्ट ओवर या प्रोडक्ट निकालते हैं। तो मैंने इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको सारा बताने की कोशिश की है मेरे बच्चों कि कैसे हम प्रोडक्ट निकालते हैं, कैसे मिक्सिंग करते हैं, कैसे डिल्यूशन करते हैं, मिक्सिंग में रिएक्टिंग कैसे, नॉन रिएक्टिंग कैसे, कंप्लीट रिएक्शन कैसे, इनकम्प्लीट रिएक्शन कैसे, प्रोडक्ट कैसे, लेफ्ट ओवर कैसे। तो ये मोलैरिटी इक्वेशंस बेटे हमने की, तो इससे मोलैरिटी खत्म हो गई हमारे पास। N3